हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बारे में पहले हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद में फिर हम डिफरेंट इलास्टिक मॉड्यूली जो होते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इलास्टिसिटी से। हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यास्थता। तो हमारी जो पहली हेडिंग है यहाँ पे वो हमने डाल रखा है प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी क्या है? जनरली क्या होता है, जब हम कोई भी फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर तो उसकी शेप में डिफॉर्मेशंस आ जाते हैं। इस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, और हिंदी मीडियम में इसको हम कहेंगे विरूपक बल, यानी जो उसके फॉर्म को चेंज कर दे, डिफॉर्म कर दे। अब विरूपक का मतलब है रूप को वो बिगाड़ दे, विरूपक बल। अगर हम किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं तब उसके शेप में चेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अब यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब वो बॉडी अपोज कर रही है। हर बॉडी अपने में जो डिफॉर्म होता है उसका अपोज करती है। एक टेंडेंसी होती है हर एक बॉडी में कि वो कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं चाहती है अपने में। यही प्रॉपर्टी उसकी इलास्टिसिटी है। अगर हम बात करें कि मान लिया दो बाल हैं स्फेरिकल, एक स्टील की बाल है और एक रबर की बाल है। दोनों बाल को डिफॉर्म करना है और आपसे हम कहते हैं कि आप डिफॉर्म करिए फोर्स लगाकर। तो स्टील की बाल को डिफॉर्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और रबर की बाल को डिफॉर्म करने के लिए बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब स्टील की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है और रबर की इलास्टिसिटी कम है। तो ये क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल, बॉडी के मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच it opposes any deformation in the shape। कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु के शेप में कोई भी परिवर्तन करना चाहोगे, बदलाव, तब वो अपोज करेगी। इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। और जो फोर्स लगाते हैं उसमें चेंज लाने के लिए उसे कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, हिंदी में कहते हैं विरूपक बल। तो ये तो है हमारी इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। यहाँ पर उस इलास्टिक से कोई मतलब नहीं है कि जो हम बियरिंग क्लॉथेज में इलास्टिक डालते हैं जो जल्दी खिंच जाए वो ज़्यादा इलास्टिक है, नहीं। यहीं से कंफ्यूजन होता है। इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिससे कोई भी वस्तु बनी होती है, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अपोजेज, इट अपोजेज द चेंजेज काजेज ड्यू टू द डिफॉर्मिंग फोर्स इन द बॉडी। तो ये तो है इलास्टिसिटी। अब दूसरी जो बात हम लोग जान लें कि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसमें अब चेंज करिए आप, तो उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेंगे, बॉडी अपनी पहले वाली पोजीशन में फिर से आ जाएगी। आप और ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स को लगाएंगे, तब भी जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेंगे बॉडी फिर से रिटेन कर लेगी अपनी पुरानी पोजीशन को। मान लिया एक वायर ही है, तार, आप उस पर नीचे लटकाते हैं कोई बेट का मतलब फोर्स ही है, तो वो कुछ खिंच जाएगा वायर बेट की वजह से, लेकिन बेट को हटाने से फिर अपनी पुरानी पोजीशन में लौट आएगा। आप बेट को बढ़ा दीजिए, फिर लटकाइए वायर के ऊपर, बेट को हटाएंगे फिर वायर वापस आ जाएगा। लेकिन बेट बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी कि वायर अपनी पुरानी पोजीशन में लौट नहीं पाएगा। तो बस यहीं पर इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी थी वो ख़त्म हो गई। जहाँ तक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मौजूद रहे, विद्यमान रहे, वही है इलास्टिसिटी की लिमिट। या ऐसे भी कह सकते हो जहाँ पर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाए वही है इलास्टिसिटी की लिमिट। उसके आगे फिर दूसरे तरह का बिहेवियर शो करता है मटेरियल, और इलास्टिसिटी की लिमिट के पहले दूसरे तरह का बिहेवियर शो करता है मटेरियल। तो ये तो इलास्टिसिटी लिमिट है, इसको भी आप लोग और भी एक्सप्लेन्ड वे में देख लीजिए, लेकिन जो हमने बताया है वही बस
सफिशिएंट है। अब हम बात करें स्मॉल डिफॉर्मेशंस की। स्मॉल डिफॉर्मेशंस यानी लघु विरूपण हिंदी में कहें, बहुत छोटे छोटे डिफॉर्मेशन के लिए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी जहाँ तक मौजूद रहती है, प्रेजेंट रहती है, वहाँ तक क्या क्या चेंजेज होंगे। तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ को हम लोग देखें कि कोई भी वायर है, तो वायर है उस पर हम W वेट लटका रहे हैं। अब वेट को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। इसको हमने x एक्सिस पर ले लिया है, वेट W इसको बढ़ा रहे हैं। वेट W जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वायर की लेंथ भी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रहा है लेंथ में, उसको हमने y एक्सिस पर ले लिया। तो अगर हम एक डेफिनेट लिमिट तक वेट लटकाएं, जैसे हमने यहाँ तक वेट जब बढ़ाया इस पॉइंट तक, तो और उसके करस्पॉन्डिंग ए लेंथ आई वायर की, तो यहाँ पर हम देखें कि ए जो रीजन आया इसको हमने लिख दिया है हुक्स रीजन। इसका मतलब है कि पॉइंट ए तक जो ए वेट हमने लटकाया है इतना और इतनी लेंथ हो गई। अब अगर यहाँ पर आप वेट हटा लीजिए तो फिर से अपनी पुरानी पोजीशन में वायर आ जाएगा। मतलब है कि यहाँ पर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मौजूद है। इसको हम कहते हैं हुक्स रीजन, हुक का क्षेत्र। अभी हम आगे पढ़ेंगे हुक्स लॉ, जहाँ पर स्ट्रेस और इलास्टिसिटी प्रोपोर्शनल होते हैं कि जितना ही ज़्यादा वेट लटकाओगे उतनी ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी, उसी प्रोपोर्शनल में जैसे हटा लोगे फिर वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा वायर। ठीक है, ये हुक्स रीजन हो गया। अब इसके आगे हम और वेट बढ़ाएं, हम वेट बढ़ा के इतना ले आए यहाँ तक, तो जो लेंथ हुई वायर की वो यूं बढ़ गई और ज़्यादा। ठीक है, ए से बी तक, लेकिन ए से बी तक ए रीजन है, देखो स्ट्रेट ग्राफ जा रहा था, अब यहाँ से ग्राफ ए ऊपर उठ गया है। इसका मतलब वेट कम बढ़ा रहे हैं और वायर की लेंथ ज़्यादा बढ़ जा रही है। मतलब इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है, प्रोपोर्शनल इसके नहीं है। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है बट प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर हम इसके आगे और वेट को बढ़ाते जाएं तब इसके आगे देखेंगे बड़ी तेजी से लेंथ तो बढ़ रही है, कम वेट बढ़ाने से ही बहुत ज़्यादा लेंथ बढ़ जा रही है। यानी y एक्सिस पर ज़्यादा चेंज आ रहा है और x एक्सिस पर कम बढ़ाना पड़ रहा है हमको। तो ये पॉइंट बी पर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो जाती है। तो फिर से देख लें कि जहाँ से वेट हटाने से फिर पुरानी पोजीशन में आ जाए वायर, उसको हम कहेंगे हुक का रीजन। वहाँ पर जो भी वेट या फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है इंक्रीज इन लेंथ के, लेकिन उसके आगे एक रीजन होता है कि वायर अपनी पुरानी पोजीशन में तो लौट आएगा लेकिन वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा। इसका मतलब है इलास्टिक रीजन तो है, ओ से यहाँ से लगा करके बी तक, ओ से बी तक इलास्टिक रीजन है बट हुक रीजन ओ से ए तक ही है, प्रोपोर्शनल ओ से ए तक ही है। बस बी से लौट तो आता है पुरानी पोजीशन पे ओ पे अगर हम वेट को हटा लें, लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं होता है। बी से आगे और अगर हम वेट को बढ़ाएं तो पुरानी पोजीशन में ही नहीं लौटता है, बी पर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। और इस बी सी रीजन को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक रीजन। सी पर क्या है, सी पर जो वेट है सी के करस्पॉन्डिंग उसे कहते हैं ब्रेकिंग वेट, कि सी के आगे थोड़ा सा भी वेट बढ़ाने से वायर टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और इस पॉइंट सी को कहते हैं यील्ड पॉइंट। तो ये हमने जो ग्राफ बनाया इसमें 3 रीजन है। ओ ए को हम लोग कहते हैं हुक्स रीजन, ओ और ए को, ओ से लगाकर बी तक के रीजन को हम लोग कहते हैं इलास्टिक रीजन, और ए से बी से सी तक के रीजन को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ओ से बी तक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, ओ से ए तक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी भी है और प्रोपोर्शनल भी है वेट के जो इंक्रीज होती है लेंथ में। तो स्मॉल डिफॉर्मेशंस के लिए हम लोग ओ से ए तक का रीजन लेते हैं। यहाँ पर सारे रूल हमारे लगते हैं। इलास्टिसिटी की लिमिट कहाँ पर है, ए तक ही हम मानते हैं। तो अब इसके आगे हम लोग देख लें स्ट्रेन के बारे में और स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस
और स्ट्रेस को आप लोग हिंदी मीडियम वाले कहा करते थे प्रतिबल। स्ट्रेस क्या है? वैसे जनरली स्ट्रेस और प्रेशर के फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। जो स्ट्रेस हम पढ़ते हैं वो भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, और प्रेशर को भी आपने पढ़ा है फोर्स अपॉन एरिया। बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है। जब आप किसी भी, जैसे कि मान लिया यही वायर है, इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ए लेंथ है, ठीक है। अगर आप इस पर प्रेशर लगाएंगे तब यहाँ से एक रिएक्शन भी इसका होगा, तो रिएक्शन को हम कह सकते हैं स्ट्रेस, और जो हम ऊपर से प्रेशर लगाते हैं फोर्स अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो प्रेशर है। यानी जो स्ट्रेस है वो इंटरनल रिएक्शनरी फोर्स है। इंटरनल रिएक्शनरी फोर्स फार्मूला वही होता है एफ अपॉन ए। इक्विलिब्रियम में यूनिट एरिया पर वर्क करने वाले इंटरनल रिएक्शनरी फोर्स को स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रेस क्या है? पहली बात तो इक्विलिब्रियम हो, इक्विलिब्रियम में यूनिट एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, उस पर जो फोर्स होगा, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो फोर्स होता है उसे ही हम कहते हैं स्ट्रेस। लेकिन ये फोर्स कौन सा है? इंटरनल और रिएक्शनरी। इंटरनल रिएक्शनरी फोर्स यानी आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल। कोई भी ए वायर था, ए है एक्शन और इसका जो अपोजिट में होगा वो है रिएक्शन। या अगर आप नीचे डब्ल्यू बेड लटकाते हैं तो एक्शन, और इसके उल्टे में जो वायर खींचेगा वो होगा रिएक्शन। तो स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस है। फार्मूला दोनों का एक ही है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी टोटल फोर्स, और यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को क्या लिखेंगे? टोटल एरिया से डिवाइड कर दो। यही है हमारा स्ट्रेस। यस, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस जो है वो क्या है? यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पर लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रेस। लेकिन वो फोर्स होता क्या है? इंटरनल रिएक्शनरी फोर्स। यूनिट इसका है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब स्ट्रेस जो है वो 3 टाइप्स का होता है, लेकिन इससे पहले हम लोग स्ट्रेन भी देख लें। स्ट्रेन क्या है? इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विकृति। रिलेटिव चेंज इन द लेंथ ऑफ द, या रिलेटिव चेंज इन द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। जब हम कोई भी शेप हो, अभी हम बात करेंगे 3 टाइप्स के स्ट्रेस की और 3 टाइप के स्ट्रेन की, लेकिन मान लिया अगर यही हमारा कैपिटल एल लेंथ का है एक वायर, इस पर हम डब्ल्यू वेट या फोर्स लगाएं तो इसकी लेंथ एल और बढ़ जाए। सपोज दैट ए एल लेंथ का वायर था और आपने डब्ल्यू वेट लटकाया जिससे इसकी लेंथ स्मॉल एल और बढ़ गई वेट लटकाने से। तो रिलेटिव चेंज इन द लेंथ यानी इंक्रीज इन द लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, यही कहलाएगी स्ट्रेन या विकृति। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन थे। अब स्ट्रेस जो है वो 3 टाइप्स का होता है। स्ट्रेस जो है वो 3 तरह का है। 3 तरह का स्ट्रेस पढ़ेंगे और 3 तरह के ही फिर हम आगे यंग मॉड्यूलस भी पढ़ेंगे। तो 3 तरह का स्ट्रेस कौन कौन से है? एक तो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और एक आपका होता है ट्रांसवर्स, और एक है आपका शियर। तो सबसे पहले हम बात करें 3 तरह के स्ट्रेस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की हम बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मान लिया कि कोई भी वायर है, ये वायर है और इसकी इनिशियल लेंथ है कैपिटल एल
अब यहाँ पर अगर डब्ल्यू वेट हमने लटका दिया जिससे इसकी लेंथ जो है स्मॉल एल इंक्रीज हो जाती है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का वो है कैपिटल ए। तो यहाँ पर लेंथ के अकॉर्डिंग ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है देन टू ब्रेड्थ, तो हम इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। और यहाँ पर जो स्ट्रेन है वो भी लॉन्गिट्यूडनल है, वो है इंक्रीज इन द लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी इसको अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति कह सकते हैं हिंदी मीडियम में। अब दूसरे तरह का अगर स्ट्रेस की हम बात करें तो ट्रांसवर्स कह लें या हम कह लें नॉर्मल। नॉर्मल स्ट्रेस परपेंडिकुलर, सपोज दैट कोई क्यूब है, इस तरह से कोई भी एक क्यूब है और यहाँ पर आप ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर, और अगर उसको पर यूनिट एरिया ले लो तो इसको ही हम लोग प्रेशर कह देंगे। तो ये वाला जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये वॉल्यूम में चेंज कर देगा। अगर मान लिया पहले इसका वॉल्यूम कैपिटल वी था और जब हमने प्रेशर पी ऊपर से लगा दिया यानी फोर्स अपॉन एरिया, यही स्ट्रेस है, तब इसका वॉल्यूम हो गया माइनस वी। पहले वी था, फिर वी जो है डिक्रीज हो गया तो लास्ट में वी माइनस बी हुआ। तो चेंज कितना हुआ, यानी जो स्ट्रेन है इस स्टेज में वो होगी माइनस वी, जो हमारा चेंज हुआ है वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ये हमारी स्ट्रेन है इस स्टेट में और ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है। अब हम यहाँ पर कहते हैं शियर या टेंजेंशियल, शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेस। मान लिया कि इसी तरह का क्यूब है और यहाँ पर हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। इसका नीचे वाला जो सरफेस है इसका फेस वो फिक्स है और इस वाले पर हम फोर्स एफ लगा रहे हैं, तब केवल इस वाले में तो मूवमेंट होगा ऊपर वाले सरफेस में और नीचे वाला फिक्स रहेगा। यानी जो इसकी ए वाली साइज थी वो यहाँ आ जाएगी, ए वाली साइज यहाँ आ जाएगी, ऊपर वाला तो आगे की तरफ बढ़ जाएगा और जो इस तरह से, तो इस तरह नीचे वाली जो साइड है वो फिक्स है, ऊपर वाली यहाँ से यहाँ आ गई और दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो जो थीटा एंगल बन रहा है फिक्स जो हमारा फेस है और एक जिस पर फोर्स लगाया है टेंजेंशियल, वो जो एंगल थीटा बन रहा है उसको हम कहते हैं शियर स्ट्रेन। इसको क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। अब यहाँ पर जो फोर्स है अगर इस सरफेस का एरिया ए है तो इसको हम कहते हैं शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स जो लगाया है और जो इसका फेस का एरिया है वो, ऐसे शियर स्ट्रेन जो है वो एंगल के इक्वल होगी, थीटा के इक्वल। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जो इंक्रीज इन लेंथ आर्क अपॉन रेडियस। अगर ये थीटा है तो उसके जो सामने बिल्कुल है वो आर्क हो गया, दिस अपॉन दिस, ये हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस फार्मूले से। तो इस तरह से 3 स्ट्रेस हैं और 3 तरह की स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग अभी मॉड्यूलस पढ़ेंगे, लेकिन हुक्स लॉ को हम लोग थोड़ा सा देख लें, यंग मॉड्यूलस होता क्या है। हुक्स लॉ, हुक का नियम। हुक का नियम कुछ नहीं, बहुत ही इजी है हुक का नियम। इन द लिमिट ऑफ स्मॉल डिफॉर्मेशंस, सबसे पहली बात हम क्या कहें, इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, या कहें कि अंडर द लिमिट ऑफ स्मॉल डिफॉर्मेशंस। अभी जो ग्राफ बताया था उसमें ओ से ए तक का रीजन, जिसमें कि अगर वेट हटा लें तो वायर या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पुरानी पोजीशन में लौट आए, उसको हम कहते हैं हुक का रीजन। यानी पूरी तरह से इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी वहां पे मौजूद है। तो उस रीजन में, हुक के रीजन में, कहने का मतलब है इन द लिमिट ऑफ स्मॉल डिफॉर्मेशंस या इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस
स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, जितने ज़्यादा प्रतिबल लगाओगे उतनी ही ज़्यादा विकृति होगी, उसी रेशियो में। ये नहीं है कि कहीं पर तो ज़्यादा स्ट्रेन हो गए, कहीं पर कम हो गए, इसका मतलब आप इलास्टिक लिमिट से बाहर चले गए हैं। इलास्टिक लिमिट में दोनों प्रोपोर्शनल हैं। और अगर इसको हम प्रोपोर्शनलिटी का मार्क हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई। ये जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं ई इज इक्वल टू इलास्टिक मॉड्यूली या इलास्टिक कांस्टेंट। ई इज इक्वल टू इलास्टिक कांस्टेंट हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल टू मटेरियल चेंज करेगा। ये जो ई है, अगर आप रबर में स्ट्रेस लगाएं तो कम स्ट्रेस पे ज़्यादा स्ट्रेन होगी, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे स्ट्रेन बढ़ेगी, तो वहाँ पर इस कांस्टेंट की वैल्यू कम है। अगर स्टील की बात करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेन लगाने से कम स्ट्रेन होगी, तो ई कांस्टेंट ज़्यादा लाना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। इसका मतलब है कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक होगी। तो ये जो इलास्टिक मॉड्यूली है, इलास्टिक कांस्टेंट, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी। यानी आयरन के लिए अलग है, स्टील के लिए अलग है, रबर के लिए अलग है, सिल्वर के लिए अलग है, ब्रास के लिए अलग है, सबका इलास्टिक कांस्टेंट अलग अलग है। डिपेंड करता है कि कौन कितना अपोज करता है। जब उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स यानी स्ट्रेस लगाया जाता है, तब अपने में चेंज का कौन कितना ज़्यादा अपोज करता है, कौन कितना ज़्यादा विरोध करता है, इस बात पे डिपेंड करता है स्ट्रेस। तो ये है हमारा हुक का लॉ। और ये जो आया है इलास्टिक कांस्टेंट है। इलास्टिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा है, इसका मतलब इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा है। तो 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं और 3 तरह के स्ट्रेन होते हैं। तो इन्हीं के बेस पर 3 तरह के इलास्टिक कांस्टेंट भी होते हैं। तो अब हम उन तीनों कांस्टेंट को अलग अलग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके।